हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का यूपीएससी ज्ञान यानी कि इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो भी मुगल काल में पढ़ा, देखा, दिखाया आप सभी आप लोगों ने बड़े अच्छे से इसको देखा। मुगल काल बात करें तो हम कहेंगे मध्यकाल मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे थे। और ये मध्यकालीन इतिहास आपके एग्जाम में चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे आरओ दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे क्यों ना दे रहे हो, आपको यहाँ से बेशक प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपने यहाँ से रिवीजन कर लिया तो आपको 100% क्लासें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो आइए, स्वागत अभिनंदन है आप सभी लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हमारे यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कुछ टॉपिक बच गए थे जो आज हम खत्म करेंगे। तो था पहले मराठा साम्राज्य। सभी का स्वागत है। सुकुन चौहान जी का स्वागत है, पूजा उपाध्याय जी का स्वागत है, शिवा भाई जी का स्वागत है ना, रवि भैया जी का स्वागत है, गरिमा जी का स्वागत है, ऋचा जी का स्वागत है, ज्ञान भैया जी का स्वागत है, अतुल भैया जी का स्वागत है, पंकज भैया जी का स्वागत है, लक्ष्मी पटेल, उपासना सिंह, सभी लोगों का वेरी वेरी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। और ये क्लास जब आपको मिलेगी तो ये सारे नाम आपके सामने परोसे जाएंगे। और जो अन्य लोग जुड़े रहे हैं उन सभी लोगों का चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये छोटा सा आपके लिए वर्क है जो आप करते चलना है। आइए, तो मराठा साम्राज्य। सबसे पहले अगर जब मराठा साम्राज्य की बात आए तो शिवाजी को कौन भूल सकता है? क्यों शिवा भाई, ना शिवाजी को कौन भूलेगा। तो मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी से बदले की भावना के लिए भेजा, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। और इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को भी शिवाजी ने भगा दिया था। क्या किया था? शिवाजी ने भगा दिया और क्या, मराठा साम्राज्य की नींव रखी। औरंगजेब ने जैसे 1665 में ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। और राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि तो पूछी जाती है सबसे पहले, पुरंदर की संधि कब होती? 1665 ईस्वी में होती। कब होती? 1665 ईस्वी करने पर विवश किया, जिसमें शिवाजी को काफी दुर्ग मुगलों के पास देने पड़े या मुगलों के पास रखने पड़े। ठीक है, शिवाजी को 1666 में, या आप इस कह सकते हैं 1666 ईस्वी में क्या हुआ, उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा में नजरबंद कर लिया गया, परंतु वहां से भाग निकले। और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की क्या ली? छत्रपति की उपाधि धारण की। इतनी बात तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना? समझ गए हैं, चलेगा। अब आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी के प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी कि यहाँ पर अष्टप्रधान या 8 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, है ना। इनके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1627 ईस्वी में पुणे जिले के शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे, इनकी माताजी जीजाबाई, जो इनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती थी। इनकी कौन? माता। ठीक है ना। कहा जाता है देवगिरी की यादव राय की पुत्री हुआ करती थी। इनकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी इनकी साईबाई निम्बलकर जी थी। कौन थी? साईबाई जी थी। साईबाई थी, है ना। निम्बालकर जी थी। और दूसरी पत्नी इनकी क्या कहेंगे कि आप देखो, किसी किसी बुक में पुतली बाई मिलता है, पुतली बाई, किसी किसी बुक में इन्हीं की दूसरी पुतला बाई मिलता है, तो आप ही इनका नाम याद कर सकते हैं, है ना? ठीक है। और संरक्षक इनके दादा थे। कौन थे इनके संरक्षक? कौन थे? इनके दादा थे। किसके? शिवाजी के। क्या नाम था? तो आप कहेंगे दादा कोणदेव जी थे। कौन थे? दादा कोणदेव थे। ठीक है ना, याद रखना है। व्यक्तिगत प्रभाव इन पर ज्यादातर, मैंने कहा ना, अगर व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का प्रभाव अगर किसी का पड़ा था तो वो कौन थी? इनकी माता जीजाबाई का पड़ा था। किसका पड़ा था इनके जीवन में? जीजाबाई जी का। ठीक है ना। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहेंगी, याद करनी पड़ेंगी। अगर नहीं याद हो तो याद कर लें। आइए अब देखते हैं। कहा गया मराठों के प्रशासन में गांव का लेख
या लेखपाल कहलाता था। तो मराठों के प्रशासन में जो लेखपाल बल या जो लेखापत्री किया करता था उसे कुलकर्णी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू उठा करके देखोगे आप लोग तो आपकी ये सारे प्रश्न आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरा तो कौन था? मराठा था। कौन था? मराठा था। तो शिवाजी के पुत्र, शिवाजी के उत्तराधिकारी, अब जब शिवाजी थे, देखो थोड़ी सी और बात आप सुनना, हाँ, तो और अच्छा लगेगा। जैसे भूमि के माप की पद्धति अपनाई और भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 16 इकाइयों में विभाजित किया। और शिवाजी आय का मुख्य साधन चौथ था। कौन था? चौथ था। चौथ लिया करते थे। लेकिन आय का दूसरा मुख्य साधन आपके सरदेशमुखी था। कौन सा? सरदेशमुखी। क्यों पूजा दी? सरदेश मुखी था। ठीक है ना? सरदेशमुखी या राज्यों की आय का 1/10 होता था और शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान के रूप में प्राप्त किया। बाद में स्थानीय करों को समाप्त करने के बाद पैदावार का 40% कर दिया था। कितना? 40%। ये भी बात याद रखनी। अब जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती 1680 में, तो इनके पुत्र संभाजी, कौन? संभाजी, थोड़ा सा सुन लो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1680 से लेकर के 1689 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो संभाजी, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना और औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी तथा उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या करवा देता। कौन? औरंगजेब। ठीक है ना? फिर इनके राजा राम क्या होते हैं? संभाजी की हत्या के पश्चात शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति घोषित किया जाता है और उनकी राजधानी सतारा हुआ करती थी। क्या? महाराष्ट्र में एक सतारा है, सतारा। और 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात सिंहगढ़ में ताराबाई का प्रभुत्व आया। किसका आया? ताराबाई का। ठीक है ना? याद रखना इन ताराबाई को, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ताराबाई, ठीक है ना? और जो राजा राम की क्या हो गए? विधवा पत्नी थी, उन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय का समर्थन किया और फिर गद्दी पर कौन बैठता है? शिवाजी द्वितीय बैठता है। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र, जो 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। मतलब सारा कुछ शासन प्रशासन वही देखती थी। ठीक है ना? ताराबाई के समय में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और जुल्फिकार खान के कहने पर आजम शाह ने साहू जी को कैद कर लिया। साहू जी को कैद से क्या किया? साहू जी को कैद से रिहा कर दिया। अब जब साहू जी को कैद से रिहा कर दिया तो मराठा काल का क्या हुआ? मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का था, है ना? अब आपस में ही लड़ने पर संघर्ष करने लगे। अब इधर साहू जी थे और इधर शिवाजी द्वितीय थे जो कैद थे। तो कहा जाता है मराठा राज्य का विभाजन उत्तर में सतारा जो साहू जी का था और दक्षिण में कोल्हापुर जो आपके शिवाजी द्वितीय का हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। आगे आते हैं। अब कहा गया छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो कहा गया चाकन के किले पर विजय इन्होंने पहले की, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, अफजल खां का प्रकरण देखा और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो सूरत पर अब कमेंट करेंगे कि सूरत की लूट प्रथम बार कब हुई? सूरत की लूट, क्योंकि 2 बार लूटा था सूरत को, तो प्रथम लूट सूरत की कब हुई थी? कौन बताएगा? सभी लोग उत्तर देंगे अपना अपना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम बताएंगे पुरंदर शिवाजी मराठा में क्या क्या हुआ है ना, एक एक बताएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। शिवाजी के अभियान आप पढ़ सकते हैं। आइए पहले शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। तो कौन? रुपया नहीं था। अब आए शिवाजी के अभियान क्या क्या थे। शिवाजी के अभियान जितना कह रहे हैं, अगर लिख न सकना तो लिख लेना, ना लिख न सकना उपासना सिंह चौहान जी, ऋचा जी, है ना, तो ध्यान से सुन लेना। जैसे तोरण विजय पूछा जाता है, तोरण विजय कब हुआ? तो आप कहेंगे 1646 में। कब हुआ? 1646 में। ठीक है ना? आपसे पूछा जाता है कि चकना विजय या चाकन विजय कब हुआ? ये प्रश्न जितना लिखा रहे उतना। चाकन विजय कब हुआ? तो 1647 में। ठीक है ना? पुरंदर विजय कब हुआ? पुरंदर
विजय कब हुआ? तो आप कहेंगे 1654 में। कब? 1654 में, ठीक है ना। उसके बाद कोंकण विजय कब हुआ? पूछा जाता है कोंकण विजय कब हुआ? तो आप कहेंगे 1657 से लेकर के 1659 दिया जाता है, ठीक है ना। फिर पुरंदर संधि कब हुई? यहाँ पर पुरंदर विजय और यहाँ पर पुरंदर पुरंदर संधि। तो पुरंदर संधि 1665 में, है ना, 1665 में। औरंगजेब की अधीनता कब स्वीकार की? 1667 में। कब? 1667 में, ठीक है ना। सभी किले मुगल से वापस कब लिए? 1670 और 74 के बीच में। 80 में इनकी मृत्यु होती है। रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कब कराया? 1674 में। कर्नाटक विजय कब प्राप्त की? तो 1676-78 में। 76 से लेकर 78 के बीच में। और रायगढ़ में मृत्यु कब होती है? 1680 में। किसकी? शिवाजी की, ठीक है। कौन? शिवाजी। आगे बढ़ते हैं। इनके अष्टप्रधान से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर कुछ ऐसा निकलता है तो अष्टप्रधान के बारे में भी बताते हैं। जैसे पेशवा या आपके, सुन लो अच्छा, अष्टप्रधान कौन थे, है ना। शिवाजी के अष्टप्रधान, अष्टप्रधान, ठीक है ना। अष्टप्रधान कौन थे? तो क्या बोलेंगे? जैसे शिवाजी पेशवा या आपके प्रधानमंत्री, यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ था। आपके मजूमदार या आमत्य, दूसरा क्या होगा? मजूमदार या आमत्य, यह लेखा परीक्षा का परीक्षक हुआ करता था। तीसरा आपके वकैया नवीस या आपके वकील, या तो वकैया नवीस या फिर वकील केवल कहा जाता था, जो या राजा के व्यक्तिगत मामलों की देखरेख करने के लिए जाना जाता था। सुमंत या आपके दबीर, जो विदेश सचिव या विदेश मंत्री कहलाता था। तुरनिस, यह सभी प्रकार के राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करने वाला अधिकारी था। सेनापति या सरे नौबत, सेना का अधिकारी हुआ करता था। पंडित राव, कहा गया पंडित राव या धार्मिक मामलों का प्रधान हुआ करता था। न्यायाधीश, तो आप कहेंगे मुख्य या प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इन्हें याद कर सकते। अब आगे आते हैं। आगरा को जिसने राजधानी बनाया हुआ शासक कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। तो आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को, कहा गया दावों को जाना जाता था चौथ नाम से। सुरक्षा के लिए, किसके लिए? ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी, तो आप कहेंगे रायगढ़ में। कहाँ थी? रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वो कौन थी? तो आप कहेंगे ताराबाई जी थी। अब आप कमेंट करो कि ताराबाई किसकी पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे ना, जल्दी से। आगे कहा गया शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी थी, ताराबाई। किसको? तो ईमानदार की उपाधि किसे दिया गया था? ताराबाई। किसने दिया था? शिवाजी का उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी थी। किसके समय में मराठा राजा, कहा गया आपका नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। कौन आते हैं? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, ठीक है ना। ठीक है। बालाजी बाजीराव का शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो आप कहेंगे 1740 से लेकर के 1761 तक जाता है, ठीक है ना। अब पेशवा का पूर्ण रूप से राजा राम द्वितीय तक तो शासन होता है ना, छत्रपति की उपाधि लेकर के। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? पेशवा आ जाते हैं। तो सबसे पहले पेशवा कौन बनते हैं? बालाजी विश्वनाथ। दूसरे पेशवा बाजीराव। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, जिसके शासन काल में संगोल समझौते के अंतर्गत मराठा संघर्ष का वास्तविक प्रथम पेशवा बन गया था, इसीलिए बोला गया, ठीक है ना। फिर चौथे माधवराव, पांचवें नारायण राव और छठवें आपके माधव नारायण राव। पूछा जाता है, ये क्रम याद रखना। और फिर उसके बाद आप देखेंगे सातवें बाजीराव द्वितीय। और यहाँ तक बाजीराव द्वितीय के शासन, मतलब पेशवा बनने तक की पूरी कहानी आपको एक एक करके अलग से पढ़ाएंगे ना, मराठा अलग से लाएंगे और बताएंगे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या आता है? अगला पॉइंट, कहा गया शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो आप कहेंगे सलहार के युद्ध में। किस युद्ध में? तो सलहार के युद्ध में किसको हराया था? मुगलों को हराया था। याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको? याद रखना, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए, ये पूछा गया था,
शिवाजी अब आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हैं कि सलाहर का युद्ध कब हुआ था। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था तो किससे? अभी मैंने बताया कि सर ए नौबत का पद किससे था, तो कहेंगे सेना का प्रधान या सैन्य प्रशासन से संबंधित था। किसे? सैन्य प्रशासन से। आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्तित्व है और ये कालक्रम है। तो कौन कब शासन या शासक बना, ये किया। जैसे आपके कहा गया पद्मिनी तो 1303 में, दुर्गावती 1524 से लेकर 1564, ताराबाई 1675 से लेकर 1761 तक, अहिल्याबाई 1725 से लेकर 1795 तक रही। आगे आते, अब आपका जितना मुगल काल था वो सारी चीजें आपकी समाप्त हुई, और इसके आगे जो विविध बचा है कुछ, तो इसमें हम लेंगे। और आज की इस क्लास को जितना छोटा रहेगा उतना माफ करना, लेकिन जो है वो आप स्वीकार करिएगा। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो आप कहेंगे लेडेन और रस्किन ने। तो बाबरनामा किसने लिखी थी? कमेंट करें, बाबरनामा किसने लिखी थी? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आप कहेंगे लेडेन और रस्किन ने। ठीक है ना, आगे आते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ, यह था तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई। पूछा गया है पीवाई क्यों। शिवा भाई जी, पूजा जी, चौहान जी, ऋचा जी, रवि भैया जी, ज्ञान भैया जी, है ना, दशरथ भाई जी, लक्ष्मी जी, ठीक है ना, ऋतिक जी, है ना, सभी लोग कमेंट क्या करेंगे कि आपके सूबा और परगना के क्षेत्र बीच की क्षेत्रीय इकाई थी। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था किसने? विलियम्स जोन्स ने। याद करो भाई, याद करो, याद करना ही होगा। आगे, कश्मीर के शासक जैन उल अबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खां था। क्या नाम था? शाही खां। असल जैन उल अबिदीन को कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? उपाधि से, कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? कौन बताएगा? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। कौन था? लक्ष्मण देव था। आगे, काग्या बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो आप कहेंगे सरधना में। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने काग्या वेधशालाएं बनवाई थी, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। तो ये 5 स्थान आपको याद रखने। ठीक है ना चौहान जी, याद है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग बताएंगे अगर पूछा जाए। आइए हम बात करेंगे आगे। अभी हम ये बात करने वाले थे जो मैंने रोक दी थी कि प्रमुख मराठा क्षेत्र व राजधानियां क्या थी। जैसे कुछ मराठा क्षेत्र थे, मराठा क्षेत्र ना, मठाधीश जैसे, और कुछ राजधानियां थी। जैसे आपसे गायकवाड़ पूछा जाता है, गायकवाड़, गायकवाड़ की राजधानी क्या थी? तो बड़ौदा। कौन सी? बड़ौदा। अगर आपसे पूछ लिया जाए होलकर, इस बार यूपी ट्रिपल एससी में ये प्रश्न आया था, सोचो जरा, तो इंदौर, इंदौर क्या कहेंगे? इंदौर। अगर भोसले पूछ लिया जाए, भोसले, इनको याद रख लेना, तो भोसले कहाँ के थे? नागपुर के थे। कहाँ के थे? नागपुर के। सिंधिया, सिंधिया, सिंधिया कहाँ के थे? तो ग्वालियर के। कमेंट करते चलें आप लोग ना, ठीक है, तो क्या कहेंगे? ग्वालियर के, ग्वालियर के। अगर छत्रपति पूछ लिया जाए, छत्रपति, तो क्या? सतारा। लिख लो भाई। अगर पूछ लिया जाए पेशवा, पेशवा, तो क्या बोलोगे पेशवाओं के लिए? पुणे। क्या? पुणे। ठीक है ना, इनको जरूर याद कर लो। और ये जो अलग से आपको मैटर मैं भेज रही हूँ, दे रही हूँ, ये आपके लिए वेरी 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 इफेक्टिव होने वाला है ना। ये फैक्ट आपको 1 नंबर तक दिला सकते हैं। दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं? आप लोग बताएं। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, है ना। जौनपुर राज्य को बसाया किसने? किसकी याद में बसाया गया इसे? बाकी पूजा उपाध्याय जी बताएंगे, इसका सारा डिटेल में लिख करके कमेंट बॉक्स में बच्चों को पहुंचा देंगे। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसे? भू राजस्व से, है ना। इतने माल, है ना, कितना माल? भू राजस्व से। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। कौन सी थी? फारसी। याद करके रखो। कहा गया रोहिला,
रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, किसका? नजीम खान का। किसका था? तो आप कहेंगे नजीम खान। ज्यादा गर्मी है भाई, है ना, बर्दाश्त ना होती गर्मी, तो नजीम खान का। अगला कहा गया गज गजीउद्दीन हैदर के, या आपके गजाजुद्दीन, इनका नाम गजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफत कुल्लुम एक प्रशासनिक सुधार की पुस्तक है। किसकी? प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। तो याद कर लो, पीवाई की हुई है आपका, याद करें। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, किसमें? पीसीएस में। तो आप क्या करें, पीवाई को लगाते चले अपने साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जगुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है पूजा जी। आगे, दक्षिण भारत के कहा गया आपका पोलीगार थे कौन? तो क्षेत्रीय आपके प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक के लिए। तो दक्षिण भारत के जो पोलीगार, देखो शब्द दिया गया, पोलीगार कौन थे? तो केवल आपसे इतना कहकर क्वेश्चन बन सकता है कि पोलीगार कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक हुआ करते थे। आगे आते हैं। होयसलों, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो आप कहेंगे हेलविड। क्या है? हेलविड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? गुरु रामदास जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कहा गया आपके दस्तार बंदान कहलाते थे कौन? उलेमा। क्या कहलाते थे? उलेमा। मुगल प्रशासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। तो मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया पारसी धर्म से। कहाँ से? पारसी धर्म से। कहा गया आपका जवाबित, जवाबित थे तो आप कहेंगे राज्य कानून थे। कौन हुआ करते थे? आपके जवाबित, तो आप कहेंगे राज्य कानून हुआ करते थे, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बातें? कमेंट करें यस, है ना, यस नो, या आप थंब दिखा दो, केवल काम हो जाएगा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था तो भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। कई बार बताया जा चुका है, भू राजस्व हुआ करता था मुगल काल में। कहा गया आपका मौलिलम था तो एक जहाज था। इस ये क्या नाम है? जैसे आप कहें बताएं एक जहाज का और नाम है, कौन सा जहाज था? जल्दी से कोई बताएगा क्या? मुगल काल में जो आपके मौलिलम था, उस वो क्या था? एक जहाज था जो बजबज बंदरगाह पर आया था। कामा काटा मारू, ये क्या था? एक जहाज था। पूछा जाता है ये भी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे चिन किलिच खान था। कौन था? चिल किलिच खान। और कब स्वतंत्र हुआ था? 1728 में, ठीक है ना। जब तक औरंगजेब था तब तक नहीं हो पाया था ना, उसके बाद ये स्वतंत्र हुए थे। तो चिन किलिच खान था। भारत का वह स्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। कहा गया आपका खिदमती है तो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर हुआ करता था। आपके खिदमती क्या है? खिदमती है, ऐसे ही प्रश्न है। तो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर हुआ करता था। कहा गया मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो आप कहेंगे आपके चगताई तुर्क हुआ करते थे। कौन से तुर्क हुआ करते थे? इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे चग चगताई तुर्क हुआ करते थे, ठीक है। हम्म, आगे, वह समाधि जिसके कारण कहा गया आपका नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था, गुरु गोविंद सिंह जी की। इसके भाई गोविंद सिंह जी की, ठीक है ना। अब गुरु गोविंद सिंह जी की बात आए और बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? आप बोलो भाई। हम्म, जल्दी से। गुरु गोविंद सिंह की बात कौन कौन करना चाहेगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से। तो सिख धर्म से संबंधित आपसे पूछे भी जाते हैं कि सिख धर्म किसने स्थापित किया था, तो आप सभी लोग बताते हो ना, गुरु गोविंद सिंह जी। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह जी। तो आप सभी लोग कमेंट करते रहो, गुरु गोविंद सिंह जी। मुगल काल में करोड़ी थे तो भू भू राजस्व अधिकारी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट शिवा भाई, है ना। आप लोग सेशन को शेयर करते रहें,
लाइक करते रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहो ना। बहुत इतने समय बहुत ज़्यादा प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग अगर देते चलेंगे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता रहेगा, है ना। सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को अगर चैनल मिलता है तो इसे आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करते चला करें प्लीज़, छोटा सा ना। आगे बढ़ते हैं। मुगल कहा गया, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का कहा गया पर्यवेक्षण करना। क्या भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना किसका, मीर बख्शी का कर्तव्य हुआ करता था। अब कुछ सही सुमेलित करने के लिए आए थे तो फटाफट कर लेते हैं, बस ये आज ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और फिर कल से कुछ नया शुरू करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि अगला क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग ना, अगला क्या पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। क्या डिटेल में आगे कौन सी क्लास लाई जाए, ठीक है ना। जो जिसको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कहा गया बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो आप कहेंगे 26 जून 1539 में। कहा गया आपका सन्नाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। कब हुआ था, 1707 में। ये क्या है आपका PYQ, इसको क्या करना है, रट लेना है, खोल के पी लेना है पानी के साथ अपने, है ना। बार बार ये चार पूछे जा रहे हैं, जितने आपको PYQ अब दे रहे हैं दो चार, तो इनको जरूर याद कर लेना। सही कहा गया, ये स्मारक है और ये वर्ष है। कहा गया अटाला मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर में। कब स्थापित हुई, तो आप कहेंगे 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है, कमेंट करें। कब मृत्यु हुई, तो 1545 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। कब मरे, तो आप कहेंगे 1570 में। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में। कब, तो 1678 में। आगे बढ़ते हैं। दाम कहा गया, दाम तो ताम्र की मुद्रा हुआ करती थी, किसकी, ताम्र की मुद्रा हुआ करती थी। आगे आगे देखेंगे। देसाई राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। दीवान आप कहेंगे प्रांतीय राज्य का प्रमुख हुआ करता था। शरीफ मुख्य भूमि की लंबाई नापने की इकाई हुआ करती थी। तो आप लोग स्वयं कमेंट करें, क्या ये PYQ में नहीं पूछे गए हैं। अगर मैं आपको एक जगह इकट्ठा करके ये क्लासेस दे दूं तो कैसा लगेगा, मतलब एक जगह मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा मुगल काल, तो अभी तक मुगल से सॉरी मध्यकालीन इतिहास जो अभी तक पूछे गए थे प्रश्न, जितने भी PYQ आपके प्री में पूछे गए RO और PCS में, सब कुछ बता दिया। आगे आते हैं। चंदावर का युद्ध, अब ये युद्ध है और कहा गया ये वर्ष है, तो मिलान करो। चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194। किसके बीच में होता है, कमेंट करें। तैमूर का आक्रमण कब होता है, 1498। किसके शासक में। तालीकोटा का युद्ध कब होता है, 1565 में। किसके बीच में होता है। घाघरा का युद्ध कब होता है, 1529 में। किसके किसके बीच में होता है, कमेंट करें। अब कहा गया ये युद्ध है और ये वर्ष है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई आप कहेंगे 1556 में। किसके बीच में हुई थी, जरा आप कमेंट करते चलें। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, जरा कमेंट करते चलो आप लोग। तृतीय मराठा युद्ध, चलो तृतीय मराठा युद्ध है, यहाँ पर बुद्ध नहीं है, तो आप कहेंगे तृतीय मराठा युद्ध 1817 और 18 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पूछ लूँ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा युद्ध, मराठा युद्ध कब हुआ था, तो क्या बोलोगे आप, 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था, है ना। और इसी में क्या हुआ था, सूरत की संधि से और सालबाई की संधि से क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। अगर मैं पूछ लूँ सेकंड मराठा युद्ध, ये प्रथम हो गया। सेकंड मराठा युद्ध कब हुआ था, आप कहेंगे 1803 से लेकर 1806 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और इसी में बेसिन की संधि से शुरू हुआ था लेकिन राजघाट की संधि से खत्म हुआ था। अगर मैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 और 18 कहीं पर 18 मिलता है कहीं पर 19 मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, किसके शासनकाल में कौन गवर्नर जनरल था, तो आप कहेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन,
वारेन हेस्टिंग था। और अगर पूछ लिया जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तो आप कहेंगे विलेज अली था। कौन था? विलेज अली। चतुर्थ मैसूर युद्ध तो 1799 में होता है। कब होता है? 1799। ये थी आपकी मुगल काल, है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब कमेंट करें आप लोग, कैसी लगी क्लास? मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने के बाद अब आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। हाँ, हाँ, आंग्ल मैसूर युद्ध कुछ लोग बताएंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? जल्दी से, क्या आप लोग बता सकते हो क्या? कमेंट करो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करें ना। ऐसा सोच क्या रहे हैं? सोच रहे हैं अभी करें कि ना करें? हाँ, क्यों भाई? चलेगा। और ठीक है, सब बताएं भाई। अब आगे क्या पढ़ना चाहते हो ये कमेंट करके बताना है ना। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कमेंट करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ ये भी कमेंट करके बताना है आपको। और हाँ, अब क्लास का इंड और लास्ट हो रहा है और क्लास जल्दी समाप्त हो रही है, इसलिए आप सभी लोगों से मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि आज आपको ये क्लास रिकॉर्ड मिल रही है। ठीक है ना, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। और सबका नाम इसलिए मैंने ले रखा है क्योंकि मुझे पता है आप लोग लाड प्यार सपोर्ट में कभी पीछे नहीं करने देंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं रखेंगे, हम है नहीं, मतलब मैंने इस क्लास को रात में रिकॉर्ड किया और आप सभी लोगों तक केवल पहुंचाने के लिए कि आपका कोई भी दिन स्किप ना हो पाए। हाँ, क्योंकि हम प्रयागराज से बाहर हैं, बाहर जाएंगे, तो इसलिए मैंने इस क्लास को रात में रिकॉर्ड करके आपको दे रखा है। अब आप सभी लोग इस क्लास का एंजॉय करें, साथ में इसके अलावा जो भी अभी तक मुगल काल की या मध्यकालीन भारत की या इतिहास की जितनी भी इस क्लास ये क्लासे वाली हुई हैं, इनके जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, है ना, ये जितने भी अभी तक मैंने पढ़ा रखे हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक का, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्या करना है, याद कर लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पीडीएफ अब पेड मिलेगी, है ना। जिनको आता है उनको लेने की जरूरत ना है ना। जिनको पेड का मतलब ये नहीं कि 200-400-500 के होने वाले हैं ना। अब आपको हिंट दे दिया मैंने, बहुत थोड़ी से में है कि जितना टाइप करवाया जा रहा है उतना बस निकलता रहे, बस, और कोई मांग नहीं है आपसे। चलिए, तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, है ना, जितनी स्लाइड पढ़ाई, जितना कुछ पढ़ाया, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, जितना भी चीज़ें मैंने आपको दिया, लगभग मैंने आपको हर एक स्लाइड पर अगर मैं जोड़ दूं, कितने पॉइंट लगभग लगभग लिखे होंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 पॉइंट हैं, किसी में कुछ कम होंगे, किसी में कुछ ज़्यादा होंगे, चलो एवरेज ओवरऑल हम 5 ले लेते हैं। तो आप 60 × 5 करना, तो 300 पॉइंट आपको मुगल से दिए गए या मध्यकाल से दिए गए, किस मध्यकाल से। जबकि इसमें बहुत सी चीज़ें अभी छूटी हैं कि वो इम्पोर्टेंट 300 पॉइंट हैं कि आपकी लाइफ को जिंगलाला कर सकते हैं, ये हकीकत है। तो जो लोग पहली क्लास से नहीं देख पाए हैं वो लोग शुरू से इस क्लास को, जो 11 साढ़े 11 बजे वाली होती है, इसको ज़रूर जा करके आप लोग देखें। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी क्लास शुरू हुई थी, ये आ गए हम पेज नंबर फर्स्ट पर, और बेहतरीन तरीके से बस ओपन हो रहा है, टाइम लगता है थोड़ा सा, तो ओपन हो रहा है, तो आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे कैसे हमने एक एक पढ़ा रखा है आपके लिए, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक चीज़ आपको दी गई है। और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं एक एक स्लाइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पॉइंट है ना। ऐसे कुछ में कम होंगे, कुछ में अधिक होंगे। तो क्या करना है, ये लगभग लगभग आपके कितने पॉइंट बन जाएंगे जा करके, कुछ में ही कम है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 500 प्लस पॉइंट हो गए आपके।
तो इनको अब फटाफट करके एक क्लास में देख लेना। मैं प्रयास करूंगी जब एग्जाम टाइम आएगा तो इसको एक साथ रिकॉर्ड करके आपको परोस दिया जाए ताकि रिवीजन कर लो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। कब? 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे, मिलेंगे कल। और मंडे से ही आपकी ये क्लासेस टाइम से जैसे होती थी वैसे ही होती रहेंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना कि आगे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग जुड़े रहें, बने रहें, इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।